देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है कि इनिशियली जो है पहले स्टेप में होगा ये कि ये सेल का अंदरूनी हिस्सा है, ये इनसाइड सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम की मात्रा कम रहती है, और वो क्यों रहती है? क्योंकि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है ये लगातार अपना काम कर रहा है। तो काम कैसे करता है कि इनिशियली 3 सोडियम जो है वो इससे जाके अटैच हो जाते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में होता ये है कि जब ये तीनों सोडियम इससे अटैच हो गए तो उसके बाद एक एटीपी मॉलिक्यूल आके इस पंप से जुड़ता है। फिर एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है और एक फॉस्फेट वो एटीपी अपना रिलीज कर देता है, क्योंकि यही फॉस्फेट बॉन्ड जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, इसी से एनर्जी भी मिल जाती है और एक फॉस्फेट भी मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पंप जो है अब फॉस्फोराइलेट हो चुका है। इस पंप ने अपने आप को ही फॉस्फोराइलेट किया, इसीलिए इसको हम लोग पी टाइप एटीपीएस की कैटेगरी में रखते हैं। ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। जैसे ही ये फॉस्फोराइलेशन होता है, इस प्रोटीन का, इस पंप का जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो कॉन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। तो जब शेप चेंज हो जाता है तो देखिए अभी इसका मुंह जो है वो अंदर की तरफ खुला है, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इसका मुंह जो है वो बाहर की तरफ खुल जाता है। और उस केस में क्या होता है कि ये सोडियम तीनों जो यहाँ पे अंदर से जाके जुड़े थे वो बाहर जाके रिलीज हो जाते हैं। ये तीनों सोडियम ये बाहर निकल गए। अगले स्टेप्स में क्या होगा कि ये जो पोटेशियम है बाहर, ये आके जुड़ेंगे। ठीक, जब ये पोटेशियम आके जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद ये फॉस्फेट जो है वो यहां से निकल जाएगा। यानी वो क्या प्रोसेस होगी? वो होगी डीफॉस्फोराइलेशन की। फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, और जैसे ही ये फॉस्फेट रिमूव होगा ये प्रोटीन अपने इस कॉन्फॉर्मेशन में वापस आ जाएगी। यानी फिर से ये जो मुंह बाहर की तरफ खुला था ये अंदर की तरफ खुल जाएगा और ये पोटेशियम जो है वो अंदर रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह के स्टेप्स में ये प्रोसेस जो है वो चलती है। तो इसका मतलब कि फॉस्फोराइलेशन होने के बाद सोडियम रिलीज होते हैं बाहर की तरफ, और डीफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से पोटेशियम रिलीज होते हैं अंदर की तरफ। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन की। हमने कल ये भी बताया था कि स्पेसिफिक एमिनो एसिड रेसिड्यू होता है एस्पार्जीन, जहां पे फॉस्फोराइलेशन जो है इस होता है। यानी कि ये फॉस्फेट ग्रुप इसी एस्पार्जीन रेसिड्यू से जाके जुड़ता है। तो ये बड़ा क्रिटिकल रेसिड्यू है। अगर ये रेसिड्यू डिस्टर्ब हो गया इस प्रोटीन में तो ये प्रोटीन ही नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो ये तो इसकी बात थी। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें, आज हम पॉइंट्स को सिर्फ आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो अलग से हम आपको फिर क्लास के बाद देंगे। तो आज इसमें प्रॉपरली हम एक एक चीज़ लिखेंगे नहीं पॉइंट वाइज, क्योंकि उससे स्पीड वाकई में बहुत स्लो हो जा रही है। तो आज समझने पे आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी रिकॉर्ड तो लेक्चर हो ही रहा है, ज़रूरत होगी तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर कर देंगे। अच्छा, अब देखिए उसी में आगे के पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं कि हम कुछ ऐसे कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड्स या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं जो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देते हैं, पोटेंट इनहिबिटर होते हैं। तो कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड्स जो बेसिकली क्या होते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये करते क्या है बेसिकली? दे आर पोटेंट इनहिबिटर, पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखिएगा बड़ी अच्छी मैकेनिज्म है ये। जैसे इनका अगर हम एग्जाम्पल ले लें कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड्स का, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डाइजॉक्सिन या डिजॉक्सिन इसको कहते हैं। ये हमको ऑब्टेन्ड होता है किस प्लांट से? डिजिटैलिस पर्प्यूरिया।
इसके बारे में शायद हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डिजॉक्सिन जो होता है वो डिजिटलिस परप्यूरिया से ऑब्टेन होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास आउबेन, और ये आउबेन जो होता है ये हमको मिलता है स्ट्रोफेंथस ग्रेटस। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, बोथ आर दीज प्लांट्स, ये प्लांट्स हैं। अब इन प्लांट से ही ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हमको ऑब्टेन हो रहे हैं जो कि पोटेंट इनहिबिटर हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों आखिर ज़रूरत है सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करने की, और स्पेशली चूंकि कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं तो हार्ट में, हार्ट की मसल्स में जो सोडियम पोटेशियम पंप चल रहे होंगे उनको इनहिबिट ये करेगा। तो होता बेसिकली ये है कि इन ग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज में, कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज, जिसमें बेसिकली होता क्या है कि हार्ट की मसल्स जो है वो अपना पूरा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं और ब्लड आउटपुट या ब्लड का जो वॉल्यूम आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उससे बड़ी समस्याएं होती हैं। किडनीज के पास प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता, ब्रेन के पास भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ब्लड नहीं पहुंचता। तो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज जो है इट में इस ये कंडीशन जो है वो और डिटेरियोरेट होके कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में तब्दील हो सकती है और उस कंडीशन में जान जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इन कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने से, यानी कि अगर यहाँ पे कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड दे दिया गया तो उससे फायदा ये होता है कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, ये इंक्रीज कर जाता है। अब ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक मसल्स का कैसे इंक्रीज करता है, इस पे भी अगर थोड़ी चर्चा कर लें हम लोग। देखिए, होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो लगा हुआ है। ये पंप जब इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि ये बाहर की सरफेस है, बाहर से आएगा, जाहिर सी बात है बाहर ब्लड है तो बाहर से ये कार्डियोटोनिक आएगा और इस पंप को इनहिबिट करेगा। जब पंप इनहिबिट हो जाएगा तो होगा क्या कि बाहर के जो सोडियम आयंस हैं, सॉरी, अंदर के जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगे, कि दे कैन नॉट गो आउटसाइड। अब ये बाहर नहीं जा पाएंगे तो धीरे धीरे सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, तो इस चीज को समझिए जरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत सारे आयंस को एक्सचेंज करने के लिए पंप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला पंप हमने बनाया, ये था आपका सोडियम पोटेशियम पंप। इसी तरह से दूसरे टाइप के पंप्स भी होते हैं और इस पंप को हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप न कहें, ये बेसिकली सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। ये क्या करता है, इसका काम होता है कि जैसे सोडियम अंदर जो है, अंदर सोडियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो इसकी होती है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये सोडियम को अंदर लाएगा और कैल्शियम को बाहर ले जाएगा। समझिएगा इस बात को। ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, इट अलाउज एंट्री ऑफ सोडियम एंड एग्जिट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सेल। तो इसका काम क्या होगा, कैल्शियम को सेल के बाहर ले जाना
और सोडियम को सेल के अंदर ले आना, तभी एक्सचेंज होगा। ये इस पंप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब ये सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट हो गया तो उस कंडीशन में अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और जब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो अब बाहर से और ज्यादा सोडियम अंदर लाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, और उस कंडीशन में ये जो एक्सचेंजर है ये रुक जाएगा, ये अपना काम करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो उससे क्या होगा कि चलो सोडियम नहीं आ रहा है बाहर से, लेकिन कैल्शियम भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे कैल्शियम का एक्यूमुलेशन जो है वो सेल के अंदर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अब हमको मालूम है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कैल्शियम की कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है वो भी देखेंगे इसमें। लेकिन इतना बेसिक आइडिया तो आपको होगा कि कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे जैसे सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मसल्स जो हैं वो कार्डियक मसल्स और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो इससे क्या होगा, वो जो कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज थी उसमें कमी आएगी, गिरावट आएगी, यानी इंप्रूवमेंट हमको नजर आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसका नोट्स आपको मिलेगा, घबराइएगा नहीं। अब एक और दूसरा सब्सटेंस है जिसका नाम है पेलाइटॉक्सिन। अब ये पेलाइटॉक्सिन बेसिकली होता क्या है, ये एक नाम तो टॉक्सिन है तो टॉक्सिक सब्सटेंस ही होगा, तो इट इज अ टॉक्सिक नॉन पेप्टाइड सब्सटेंस। ये एक टॉक्सिक है और नॉन पेप्टाइड सब्सटेंस है, और इसका भी काम क्या होता है, इट ऑल्सो इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम पंप। एक तो हमने ऊपर देखा जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो, और एक ये पेलाइटॉक्सिन है, ये भी सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देता है। तो करता क्या है सोडियम पोटेशियम पंप के साथ, बेसिकली ये इस पंप को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स इनटू नॉन स्पेसिफिक आयन चैनल। ये सोडियम पोटेशियम पंप को नॉन स्पेसिफिक आयन चैनल में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है, पहले तो स्पेसिफिक था, और जब स्पेसिफिक था तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा था। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो नॉन स्पेसिफिक हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर किस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम का, अंदर किस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम का। तो अब ये क्या करेगा, ये मूवमेंट कराएगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कैल्शियम को बाहर भेजना, पोटेशियम को ये बाहर भेजना शुरू कर देगा और सोडियम को अंदर लाना शुरू कर देगा। और इससे क्या होगा, इस कंडीशन से होगा ये कि ये जो पूरा का पूरा आयन ग्रेडियंट स्टेब्लिश किया था सोडियम पोटेशियम पंप ने, उसको बर्बाद कर देगा। इससे होता यही है कि इट डिस्ट्रॉयज द आयन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस तरह से ये पेलाइटॉक्सिन जो है वो वर्क करता है। अब यहां पे एक पॉइंट और समझना, इसके बाद हम लोग इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक और जो है वो पंप प्रेजेंट होता है, और इस पंप को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम एटीपीएस। तो ये कैल्शियम एटीपीएस क्या करता है, बेसिकली ये कैल्शियम एटीपीएस जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के ही सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में। इसका काम होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और किसका,
कैल्शियम का ही करेगा, नो डाउट। लेकिन किस तरफ? आउट ऑफ सेल, यानी इसका काम होता है कैल्शियम को सेल के बाहर भेजना एक्टिवली। तो ये कैल्शियम आयंस अगर हैं सेल के अंदर तो इनको ये सेल के बाहर भेजेगा, ये आउटसाइड, और ये तो आपको हमेशा मालूम रखना चाहिए, ऊपर की तरफ आउटसाइड होगा और इनसाइड सेल। तो कैल्शियम को ये लगातार बाहर भेजता रहेगा। तो ये पंप जब ऑपरेट होता रहता है तो उस दौरान या इस पंप के ऑपरेट होने की वजह से कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक और हमने आपको बताया अभी, ये वाला सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इसका भी काम होता है कैल्शियम को बाहर निकालना, और ये एक्सचेंज कराता है, यानी कि ये एक तरह से सोडियम। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है, यहां पे हम ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं और आपको इसको सर्च करना होगा। क्वेश्चन क्या है कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम बाय सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये क्या है? ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? ये चीज आपको पता लगानी। वैसे हमने अभी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको बताया तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितनी नॉलेज अभी आपको हम दे देंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसके बेसिस पे, तो अगर वो होगा तो प्राइमरी होगा, नहीं होगा तो फिर सेकेंडरी ही होना है उसको। तो ये दोनों मिलके, यानी कि कैल्शियम एटीपीएज और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये दोनों मिलके और करते हैं कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करते हैं। एक सेकंड बच्चों, होल्ड करना। हाँ, तो ये चीज जो है ये आपको पता करनी है। खैर, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट एटीपीएजेस की। तो जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी ट्रांसपोर्ट एटीपीएज। ट्रांसपोर्ट एटीपीएज, नाम ही इसका एटीपीएज है तो इसका मतलब कि एटीपी का ये इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करेगा ही। तो ये जो होते हैं एटीपी पावर्ड कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, एटीपी पावर्ड कैरियर प्रोटीन्स। दूसरा, अलग अलग टाइप के सॉल्यूट्स को ये अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कराएंगे। क्यों? क्योंकि एटीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही कराएंगे। और चूंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इनका, यानी डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं एटीपी, इसीलिए जितने भी ट्रांसपोर्ट एटीपीएज हम आपको भी बताएंगे, दे ऑल परफॉर्म प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जो क्या नहीं आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही है? बेटा तब नेट स्लो होगा तुम्हारा। सीमा वर्मा इज प्रेजेंटिंग दिखा रहा। ओह, अरे सीमा भैया, पिन कर दिया है तुमने, पिन कर दिया, पिन से रुको एक मिनट। अब आ गई? आ गई कि नहीं? ठीक है। हाँ भाई, स्क्रीन मत शेयर करो अपनी तुम लोग, नहीं तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। अब देखो, तो ट्रांसपोर्ट एटीपीएस के बारे में हम बता रहे थे। तो ये एटीपी पावर्ड कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, और चूंकि डायरेक्ट
इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट यूटिलाइजेशन एटीपी का हो रहा है, तो इसलिए ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें कितने टाइप्स हैं हमारे पास? तो 4 मेजर टाइप्स हैं इसमें, जिसमें से 1 2 3 4, अगर चारों को हम नाम देके यहाँ पे लिखें तो पहला है पी टाइप एटीपीएस, दूसरा है वी टाइप एटीपीएस, तीसरे को कहते हैं एफ टाइप एटीपीएस और चौथे को हम कहते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर। इन 4 टाइप के एटीपीएस के बारे में हमको पढ़ना है, तो एक एक करके डील कर लेते हैं चारों को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पी टाइप एटीपीएस की। तो पी टाइप एटीपीएस जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये कैटायन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यानी कि इनका जिम्मेदारी होता है कैटायंस को ट्रांसपोर्ट कराना। जिसका एग्जांपल आपने क्या देखा था? बताओ, पी टाइप एटीपीएस का एग्जांपल बताओ जल्दी से। और क्या भाई, उसी में तो हमने बताया भी है कि वो पी टाइप का होता है, और वो सोडियम और पोटेशियम इन्हीं को कराता है, तो दोनों के दोनों क्या हैं? कैटायंस हैं। तो पी टाइप इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन होता है। उन चीज़ों को फिर लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ये चीज़ें हम बता चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, इनका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें कुछ कंजर्व्ड साइटोसोलिक डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। कंजर्व्ड साइटोसोलिक डोमेन्स, अब ये क्या चीजें होती हैं? डोमेन्स मतलब इलाका, रीजन। बेसिकली इसमें 3 डोमेन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एन डोमेन, दूसरे को कहते हैं पी डोमेन और तीसरे को हम कहते हैं ए डोमेन। एन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। डोमेन बार बार नहीं लिखेंगे, डोमेन ही है। पी क्या है? ये फॉस्फोराइलेशन डोमेन है। और ए क्या होता है? ये एक्चुएटर डोमेन कहलाता है, यानी कि ये इस प्रोसेस को, यानी फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को और न्यूक्लियोटाइड की बाइंडिंग को एक्चुएट करता है या उसको बढ़ावा देता है। तो ये 3 डोमेन्स इसमें मेनली होते हैं, ध्यान रखिएगा, एन, पी और ए। अच्छा, एनपीए हमने कहीं और भी पढ़ा है, कुछ याद हो तो बताओ। एक्वापोरेंस में, यस, वेरी गुड। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे तो एन पी और ए जो है वो एमिनो एसिड के एब्रिविएशंस बता रहे थे। यहाँ पे एन पी ए जो है वो अलग अलग नाम है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग, फॉस्फोराइलेशन और एक्चुएटर डोमेन्स के। अब इसको हम एक इमेज की हेल्प से समझेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें इस पूरी मैकेनिज्म पे आपको नहीं जाना है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेनली इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो देखना है। तो ये क्या बना हुआ है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, और इसमें आप देख सकते हैं इन आउट, बाहर की सरफेस, अंदर की सरफेस। इसमें ए डोमेन हमको ये नजर आ रहा है, एन डोमेन नजर आ रहा है और पी डोमेन्स ये भी नजर आ रहे हैं। तीनों डोमेन्स हमको अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक्चुअली में ये सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल नहीं है, ये दूसरे पी टाइप एटीपीएस का एग्जाम्पल है, लेकिन हमको तो डोमेन्स देखना है। अब यहाँ पे आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, इस तरह का जो 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन होता है वो हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स जब पेपर 1 में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर निकाल के हम लोग ले आते हैं। कोशिश करेंगे, प्रोजेक्टर भी लग गया है लैब में, तो आपको हम वेबसाइट विजिट करा के और ये भी दिखाएंगे कि एक्चुअली में हम एक अपने मन से तैयार एमिनो एसिड का सीक्वेंस एक अगर हम इनपुट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्फा हेलिक्स है और ये बीटा शीट्स जो है वो नजर आ रही हैं। तो बस ये आपको ये सिर्फ इमेज दिखानी है, इसमें कुछ और नहीं है समझाने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे अगर पी टाइप एटीपीएस के लेने चाहें तो एक एग्जाम्पल पहले ही बता चुके हैं हम आपको, सोडियम पोटेशियम पंप।
दूसरा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है H प्लस एटीपीएजेज। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है सभी एनिमल सेल्स के। H प्लस एटीपीएस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है फंजाई और प्लांट्स के। और तीसरा, ये भी हम आपको बता चुके हैं, कैल्शियम एटीपीएसेज, ये भी पी टाइप के ही एग्जाम्पल हैं और ये मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि मसल सेल्स की जब हम बात करते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास पी टाइप एटीपीएसेज के। अब हम आते हैं दूसरा यानी कि वी टाइप पे। तो वी टाइप के जो एटीपीएस होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट कराना प्रोटॉन्स का, यानी H प्लस का, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट कराएंगे और देखिए यहां पे हमने गलत लिख दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं लिखेंगे, यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लिखेंगे। तो प्रोटॉन चूंकि आयन है तो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब हमको मालूम है कि जनरली जो वैक्यूल्स होते हैं या वेसिकल्स होती हैं उसी में प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो ये पाए कहाँ जाएंगे? दे आर फाउंड ऑन वैक्यूलर मेम्ब्रेन्स, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन्स पे पाए जाते हैं और इसीलिए इनको वी टाइप कहते हैं। वी फॉर वैक्यूल, वहाँ पी फॉर फॉस्फोराइलेशन था। तो वैक्यूलर मेम्ब्रेन्स पे, जैसे कि प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इसके अलावा एंडोसोमल और जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स होती हैं इन पे पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें। और इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? बोन्स में। और इनका काम क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट, हाँ, कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करना। एक्चुअली में ये नहीं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, वो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं जो एब्जॉर्ब करेंगी। ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं ये हिंदी में लिख दे रहे हैं, अस्थि क्षरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ज्यादा हिंदी हो गई। इसको हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन, यानी बोन में से मिनरल्स को निकालने के लिए जिम्मेदार होती हैं बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। और ऑस्टियोसाइट्स जो कि बेसिकली बनती किससे हैं? ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर होते हैं तो वो ऑस्टियोसाइट्स बना देते हैं, ये बोन को फॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। खैर, ये सब चीजें हम लोग फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे थे वी टाइप एटीपीएसेस की। तो अब देखिए मतलब जरूरत क्या होती है। जैसे ये एक हो गया हमारा लाइसोसोम, और इस लाइसोसोम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होगा वी टाइप। तो इसका काम क्या होगा? ये जो है प्रोटॉन्स को पंप करेंगे फ्रॉम साइटोसॉल टू दी नॉन साइटोसॉलिक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए कि लाइसोसोम कहाँ होगा? ये सेल के अंदर ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पूरी सेल है। और इस सेल में प्रोटॉन्स इसके साइटोप्लाज्म में है। इन प्रोटॉन्स को जो है ये लाइसोसोम के अंदर भेजने का काम करेगा। तो इससे होगा फायदा ये कि लाइसोसोम के अंदर जो पीएच है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक, हाँ, लो पीएच हो जाएगा। तो पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एसिडिटी जो है वो
इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमको मालूम है कि लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो जनरली लो पीएच पे ही वर्क करते हैं। हाइड्रोलेसिस प्रेजेंट, एसिड हाइड्रोलेसिस प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में। तो इस तरह से ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे H+ हैं, फिर भी ये भेजे जा रहा है तो एनर्जी इस्तेमाल करेगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो अब आते हैं हम तीसरे टाइप पे, यानी कि F टाइप। अब F टाइप का क्या हिसाब किताब है? पहली बात तो यही है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज सिमिलर टू V टाइप। तो V टाइप के समान ही इनका स्ट्रक्चर्स होता है और फंक्शन भी सेम है। फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट ओनली प्रोटॉन्स, जैसा कि V टाइप वाले कर रहे थे। फिर डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है कि इस प्रोसेस के दौरान, प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान, कोई भी फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। नो फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग कैटालिसिस। जबकि हमने पी टाइप वाले में एग्जाम्पल देखा था तो सोडियम पोटेशियम जो है वो पंप फॉस्फोराइलेट और डीफॉस्फोराइलेट हो रहे थे। और इनफैक्ट जो वी टाइप के होते हैं उनमें भी फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन यहां पे कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। अगर इसका लोकेशन की हम बात करें कि ये पाए कहां पे जाते हैं, तो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, जो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तभी ले लिए हमने। यूकैरियोट्स में अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और अच्छा, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रन करता है तो उसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है लास्ट में। वो हाँ, वो उसका क्या नाम था उसका? केमियोस्मोटिक थ्योरी। हाँ नहीं, केमियोस्मोटिक थ्योरी एक्चुअली में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश होने के बाद जब प्रोटॉन का मूवमेंट अंदर की तरफ होता है वो किसके थ्रू होता है? क्या? एटीपी सिंथेटेज। हाँ हाँ, यस यस, देखो नाम भूल रहे थे। एटीपी सिंथेटेज, ये एक्चुअली में वही है। ये क्या है? दिस इज F टाइप एटीपीएज। यानी कि एटीपीएज जो है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एटीपी को यूटिलाइज करेंगे या उसकी हाइड्रोलिसिस करके एनर्जी ही लेंगे। एटीपी सिंथेसिस करने वाले भी एटीपीएज हैं जिसको F टाइप की कैटेगरी में, और यही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो पाया जा रहा है एटीपी सिंथेटेज। तो दोनों काम हो सकता है, वहां पे खैर हम लोग इसकी और चर्चा करेंगे। तो नॉन फोटोसिंथेटिक में ये हो गया। अगर हम प्लांट्स की बात करें, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हैं, तो इसमें ये दो जगह पे पाए जाते हैं। पहला तो यही सेम लोकेशन, यानी कि इसी को ऐसे ऐसे कर दें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और दूसरा जो होते हैं ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने बात की यूकैरियोट्स की। नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों टाइप के यूकैरियोट्स में। बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके पास कोई ऑर्गेनेल है ही नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होगा। तो यहां पे क्या होता है? अच्छा, यहां तो हो गया। तो बेसिकली ये करते क्या हैं F टाइप वाले कि इसमें जो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होता है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इज कपल्ड विथ दो काम। पहला तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी भी हो सकता है और दूसरा सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी हो सकता है, जो एटीपी सिंथेज हमने एज एन एग्जांपल देखा था।
तो दोनों काम यहाँ पे हो सकते हैं। तो दिस वाज एफ टाइप एटीपीएस। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, यानी कि एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो एबीसी हम बता चुके हैं एक बार, शायद थोड़ा सा बताया था हमने। Sir, हाँ, इसका फुल, ATP protein cassette. यस यस, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग कैसेट। तो अब एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, ये एक पूरी लार्ज फैमिली क्या कहें, सुपर फैमिली है, सुपर फैमिली ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर्स इस फैमिली में इंक्लूड होते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूट्स को पंप भी करते हैं। जैसे कि हमारे पास आयंस हैं, शुगर्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, इन सब को ये पंप करने की क्षमता रखते हैं। अगर इनके लोकेशन की हम बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? मोस्टली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, मोस्टली ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन कभी कभी समटाइम्स ये ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, इन सब की मेम्ब्रेन्स पे भी मौजूद होते हैं। संख्या कम होती है। समटाइम्स का मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन इनका कम होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एटीपी का इस्तेमाल करने वाले हैं। एटीपी की सिंथेसिस वाले सारे केवल एफ टाइप वाले में ही आएंगे, ये भी सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अब इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, उसको पहले हम एक इमेज से देखें, तब उसको एक्सप्लेन करने में सही रहेगा। यस, चलिए, इसकी इमेज जो है वो तो नहीं है, हम जल्दी से ड्रॉ कर दे रहे हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए, नंबर भी लिख दे रहे हैं। And now these are connected with a special domain NBD1 and then there is another domain NBD2। यहाँ पे इसका N टर्मिनल हो जाएगा और यहाँ पे इसका C टर्मिनल, बाकी ये सब आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे लाइक दिस। ये सब कनेक्टेड हैं। और ये जो पूरा का पूरा इलाका होता है, इसको हम कहते हैं TBD, तो TMD, इसको भी हम TMD कहते हैं। तो ये TMD1 है, TMD2। TMD का मतलब हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका बना चुके हैं, और जैसा कि पहले से हम कहते आ रहे हैं, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी आसानी से देख सकते हैं, सारे अटैच जो इसके ग्रुप्स हैं उसका। इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स हैं। एक पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन ये हो गया, और दूसरा TMD2। तो 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स हो गए, और 2 साइटोसॉलिक, ये वाले NBD1 और NBD2, ये दोनों कहाँ हैं? इनसाइड हैं, यानी कि साइटोसॉल वाले इलाके में है। ये साइटोसॉलिक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, और इन्हीं को हम ATP बाइंडिंग कैसेट भी कहते हैं, क्योंकि ATP की बाइंडिंग यहीं पे होती है। तो NBD का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड
बाइंडिंग डोमेन, और टीएमडी का मतलब हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। अब ध्यान दीजिए, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम और थोड़ा सा इलाबोरेट करें तो हर एक टीएमडी या ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में कितने ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स हैं? 6। तो ये 6 पास, मल्टी पास में भी 6 पास का एग्जाम्पल है। अब इसका जो एंटायर स्ट्रक्चर होता है वो, इसमें ये दोनों पार्ट्स हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं फुल एबीसी ट्रांसपोर्टर, यानी कि 6 6 12, एक यूनिट ये बन गई, दूसरी यूनिट ये बन गई। अगर ये दोनों यूनिट्स मौजूद होंगे तो फुल ट्रांसपोर्टर कहलाएगा। और अगर कोई एक यूनिट सिर्फ है, यानी कि उसमें एक टीएमडी होगा और एक एनबीडी होगा, तो उसको हम हाफ ट्रांसपोर्टर कहेंगे। मोस्टली अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में फुल ट्रांसपोर्टर ही पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे हाफ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्टेड लिख दिया हमने। तो बात समझ में आ गई? आधा मतलब एक टीएमडी और एक एनबीडी, और पूरा मतलब दोनों टीएमडी और दोनों एनबीडी डोमेन्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए इनका काम क्या होता है। जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बेसिकली ये या तो कैरियर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं या फिर आयन चैनल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं जब आयंस को मूव करा रहे होंगे। और जब ये आयन चैनल्स की तरह मूव करते हैं तो इनको ज़रूरत पड़ती है एटीपी हाइड्रोलिसिस की, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क करेंगे। इसमें हमको कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो लेट्स, पहला एग्जाम्पल जो एबीसी ट्रांसपोर्टर का है, एग्जाम्पल वो है MDR1। अब MDR1 क्या है? MDR1 है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन, रेजिस्टेंस होगा यहां पे, रेजिस्टेंस प्रोटीन 1, ये उसका फुल फॉर्म है। अब ये जो होता है ये बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसमें फॉस्फोराइलेशन भी हुआ रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अब इसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी डिस्कवरी, यानी इन एबीसी ट्रांसपोर्टर्स की डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले हुई थी जब लंग कैंसर सेल्स को ऑब्जर्व किया गया क्लोजली। उसके मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जब ऑब्जर्व किए गए तो वहां पे ये एक नया टाइप का रिसेप्टर नजर आया जो दवाओं का असर, यानी कि जो कीमोथेरेपी होती है कैंसर में, उसके असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, या उसको समझिए अगर वो सेल के अंदर आ भी गई हैं तो उसको धकेल धकेल के बाहर निकाल देता है। इस तरह से ये काम करता है। तो दवा को सेल के अंदर रुकने ही नहीं देता है ज़्यादा देर तक, ताकि वो अपना असर दिखा सके। और ये बेसिकली किस टाइप की सेल्स में आती हैं? कैंसरस सेल्स में। तो कैंसर सेल्स जो है वो धीरे धीरे स्पेसिफिक मेडिसिन के खिलाफ काम करना भी मतलब मेडिसिन उन कैंसर सेल्स के खिलाफ काम करना भी बंद कर देती है, क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा देर तक रुक ही नहीं सकती है उसके अंदर। तो मतलब ये समझिए कि अगर इसको थोड़ा सा हम टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बता दें तो इसका मेन काम क्या होता है? इट परफॉर्म्स पंपिंग ऑफ जीनोबायोटिक्स, पंपिंग ऑफ जीनोबायोटिक्स
फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द सेल, और जाहिर सी बात है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही करेगी। भाई जाहिर सी बात है, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर की तरफ ये ब्लड कैपिलरी आ रही है, और इस ब्लड कैपिलरी में ही तो दवा आएगी, चाहे इंजेक्शन से आ रही हो, चाहे खा पी के एब्जॉर्प्शन के बाद आ रही हो। तो यहाँ दवा बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए किसी रास्ते से ये दवा सेल के अंदर घुस गई, थोड़ी सी दवा जाएगी, तब तक ये MDR1 क्या करेगा, जबरदस्ती इसको ढकेल ढकेल के वापस से सेल के बाहर भेज देगा। मान लीजिए कोई भी दवा हो सकती है, कौन सी थी, एक याद नहीं आ रहा है, एंटी कैंसर ड्रग का कोई नाम बताओ। चलो छोड़ो, हाँ हाँ याद आ गया, विनब्लास्टिन है, क्रिस्टिन। हाँ विनक्रिस्टिन। तो ये सब दवाएं जो होती हैं एंटी कैंसरस हैं। तो मेडिसिन ये आ गई और ये इसको जबरदस्ती ढकेल के। तो जीनोबायोटिक्स क्या होता है, ये भी टर्म अगर किसी को मालूम हो तो बताओ, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। जीनोबायोटिक्स जो होते हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फॉरेन होते हैं, फॉरेन टू एनिमल बॉडी, यानी हमारा शरीर या किसी भी एनिमल का शरीर उसको बनाता नहीं है। तो जाहिर सी बात ये दवाएं हम थोड़ी बनाते हैं, ये तो प्लांट से मिलता है, विनका रोजिया जो होता है। तो कोई भी केमिकल अगर बाहर से आ रहा है तो दैट इज कैटेगराइज्ड एज जीनोबायोटिक्स। तो अब ये बड़ी गंभीर समस्या है। अगर कोई, अब मान लीजिए यहाँ पे हमको एक सॉल्यूशन ढूंढना है कि हमारी दवा जो है वो कैंसर सेल्स पे वर्क करे, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि इस MDR1 ट्रांसपोर्टर को, चूंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको एक्सप्रेस करने वाली जीन को अगर आप किसी तरह से साइलेंट कर दें, जीन साइलेंसिंग बताएंगे हम आपको क्या होता है। तो अगर आप टारगेट करके इसकी जीन को साइलेंट कर दें तो क्या होगा, ये जीन ये एक्सप्रेस ही नहीं करेगी, और उससे फायदा ये होगा कि जो दवाएं हम भेज रहे हैं वो सेल के अंदर वापस पहुंचने लगेंगी और बाहर नहीं ढकेली जाएंगी। तो फिर कैंसर थेरेपी में कुछ मदद मिलेगी। तो ये हो गया। अच्छा अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम इसका बताते हैं आपको, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, CFTR ABC ट्रांसपोर्टर का ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर या कंडक्टेंस रेगुलेटर, थोड़ा बड़ा नाम है। आप CFTR भी अगर याद रखेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है, ये भी ABC ट्रांसपोर्ट फैमिली का मेंबर है। ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इट इज ऑल्सो अ ग्लाइकोप्रोटीन। और ये किस तरह से एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज साइक्लिक AMP एक्टिवेटेड ATP गेटेड क्लोराइड चैनल। इसके नाम में ही इसका काम जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक्टिवेट होने के लिए साइक्लिक AMP से जुड़ना पड़ेगा, या साइक्लिक AMP को इससे जुड़ना पड़ेगा, तब ये CFTR एक्टिवेट होगा। और जब एक्टिवेट हो जाएगा तो चूंकि गेटेड चैनल है, तो इस गेट को क्लोज या ओपन करने में किसी एक काम में ATP की जरूरत पड़ेगी। जरूरी ये नहीं है कि हमेशा ATP जो है वो गेट खोलने के लिए ही काम में आ रही हो, सकता है गेट बंद करने के लिए काम में आ रही हो, तो वो अभी हम देखेंगे। तो साइक्लिक AMP से ये एक्टिवेट होगा और जो गेट है चैनल का वो खुलेगा या बंद होगा, लेकिन किसी एक प्रोसेस के लिए ATP चाहिए। और इस प्रोसेस के दौरान मूवमेंट किस आयन का होगा, क्लोराइड आयन का होगा। अब ये जो CFTR प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में बहुत वाइड रेंज ऑफ टिश्यूज में एक्सप्रेस होता है, जैसे कि लंग्स में एक्सप्रेस होता है, GIT में एक्सप्रेस होता है, लीवर में एक्सप्रेस होता है, पैंक्रियाज में एक्सप्रेस होता है, फिर हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं यहाँ भी एक्सप्रेस होता है, और पूरे हमारे
यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस होता है। जेनाई नहीं, क्या लिख दिया हमने, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस होता है ये पूरा, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में पूरा और जेनाइटल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पूरा ये एक्सप्रेस होता है। कुल मिला के ऐसे समझिए कि वेरेवर, जहां जहां पे म्यूकस लाइनिंग है वहां वहां पे ये CFTR ट्रांसपोर्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, या CFTR चैनल कह सकते हैं इनको। तो अच्छा, इसके नाम से आप एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल चैनल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे इनको दो चीजें चाहिए। एक तो साइक्लिक AMP, साइक्लिक AMP का काम होता है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फेट है इसके, तो फॉस्फोराइलेशन करेगा ये, तब ये एक्टिवेट होगा। और दूसरा इसको क्या चाहिए, ATP हाइड्रोलिसिस। तो दो चीजें चाहिए तब जाके तो ये अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इसका हम आपको एक इमेज दिखा दे रहे हैं CFTR का। यस, ये CFTR चैनल है, इस तरह से कुछ इसका अरेंजमेंट होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, TMD1, TMD2, इसके बाद यहाँ पे NBD1, NBD2 भी दिख रहे हैं, और एक स्पेसिफिक डोमेन आपको नजर आ रहा है, ये R डोमेन। तो R डोमेन का क्या, ये CFTR है, R डोमेन का क्या रोल होता है? एक्चुअली में यही R डोमेन जो होता है, इसी का फॉस्फोराइलेशन होता है, और तब ये चैनल प्रोटीन एक्टिवेट होती है। और इसका फॉस्फोराइलेशन करता कौन है? फॉस्फोराइलेशन करने की जिम्मेदारी जो होती है वो एक प्रोटीन काइनेज है, जिसको हम PKA कहते हैं। PKA का मतलब क्या हो गया? साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज A। ये फॉस्फोराइलेशन करता है R डोमेन का, ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है। और ये जो NBD1 और NBD2 है, इनका क्या रोल होता है? इन NBD का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियोटाइड आके यहीं बाइंड करेगा, और वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? ATP। तो ATP यहां बाइंड करेगा, ATP यहां बाइंड करेगा। तो ये इन डोमेन्स पे ATP बाइंड करेगा, तो आगे की प्रक्रिया होगी। अच्छा, ATP हाइड्रोलिसिस जो होती है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोजिंग द चैनल। ये बात ध्यान से याद रखिएगा, क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार होती है ATP हाइड्रोलिसिस, ओपनिंग के लिए नहीं। ओपनिंग के लिए तो फॉस्फोराइलेशन ही जिम्मेदार हो जाएगा। अब ये CFTR जो होता है, इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम ये होता है कि ये क्लोराइड आयंस को सेल के बाहर भेजता है, आउट ऑफ द सेल। क्लोराइड आयन को ये सेल के बाहर भेज देगा। उससे फायदा क्या होगा? देखिए, अब उसके पीछे एक और पूरी कहानी है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, वो कहानी भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो ये मान लीजिए, ये हो गया हमारा CFTR। ये क्लोराइड आयंस को सेल के बाहर भेजेगा, और इन क्लोराइड आयंस के बाहर जाने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री जो होती है वो सेल के अंदर बढ़ जाती है। ये नहीं कराएगा, उसका अलग चैनल होगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन
इफेक्टिव असर क्या आ रहा है कि क्लोराइड माइनस आयंस जो हैं वो, ये क्लोराइड आयंस वो बाहर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे वाटर की एंट्री इनसाइड द सेल वो फैसिलिटेट होगी। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये होगा कि सेल के अंदर वाटर का कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए ये भी मान लिए, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें ये CFTR जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएं या डिफेक्टिव हो जाएं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि क्लोराइड बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से पानी जो है वो अंदर नहीं आ पाएगा और फिर समस्या बढ़ेगी। सेल के अंदर पानी नहीं रहेगा तो मेन समस्या क्या आती है, हमने आपको अभी पीछे बताया। हाँ, ये जितने भी यहां पे भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो म्यूकस लाइनिंग सेल्स हैं, यानी इनका काम क्या है, लगातार म्यूकस को सीक्रेट करते रहना। और अगर म्यूकस को सीक्रेट करना है लगातार तो पानी तो चाहिए, तो पानी नहीं मिलेगा। अगर डिफेक्टिव हो गया ये CFTR और पानी नहीं मिलेगा तो म्यूकस जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा। और अगर सोचिए ट्रैकिया का म्यूकस गाढ़ा हो गया या GIT का म्यूकस गाढ़ा हो गया या रिप्रोडक्टिव ट्रैक या यूरिनरी ट्रैक का म्यूकस बहुत थिक हो गया तो बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। मामूली समस्या नहीं है। ये जो कोविड की सेकेंड वेव थी इसमें कई लोगों का जो म्यूकस था इतना थिक हो गया था कि वो ट्रैकिया को चोक कर दिया था और उससे कितने लोगों की जान चली गई। तो ये अच्छा, अब ये डिफेक्टिव होता किस कंडीशन में है? उस बीमारी को हम लोग कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। कहीं सुना होगा? Yes, sir. ये बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन डिफेक्ट है। तो किस जीन में डिफेक्ट है? CFTR चैनल प्रोटीन की जीन में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ये पूरी कहानी गड़बड़ हो रही है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसके आगे अब हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कल स्टार्ट करें।